चलिए रिवाइज करने के लिए पहले ये क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्लास का जो था उसके बेस पे क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। मैग्नेट को अगर हम इस सोलेनोइड के पास में लेके आएंगे तो इसमें कैसा करंट फ्लो करेगा, ये किस तरफ करंट जाएगा इसमें, बताओ। इस मैग्नेट को सोलेनोइड के अंदर लेके जाएं तो इसमें कैसी करंट फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज फ्लो करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। सर मैग्नेट के साइड से एंटी क्लॉकवाइज होगी। मैग्नेट के साइड से मतलब अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो मतलब हम यहीं पे खड़े हैं, सपोज यहाँ पर हम खड़े होकर देख रहे हैं और आपका आई इस तरफ है, सामने की तरफ है, आपकी आई सामने की तरफ है, तो अब बताना कैसा होगा अगर इस तरफ से देखा जाए सर तो। एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, किस बेसिस पे। सर राइट हैंड रूल बताया था ना, जिसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो सर राइट हैंड थंब की जो थंब सर होगा सर। क्लॉकवाइज आएगा। ये मैग्नेट का कौन सा पोल पास में जा रहा है ये बताओ पहले, इससे एक आसान तरीका भी है। नॉर्थ। नॉर्थ वाला पोल पास जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें, भाई मैग्नेट के नॉर्थ पोल में, प्रवीण एक मिनट रुको, जब नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाते हो तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सर्किल के अंदर जा रही है, मतलब यहाँ पर एक सर्किल है तो ये इस सर्किल के अंदर घुस रही है। तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा, पहले तो ये बताओ, अगर मैग्नेट पास में आने लगे तो इस सर्किल का जो फ्लक्स होगा बढ़ेगा। तो फ्लक्स बढ़ने पर आपसे कहा गया था कि आप अपने राइट हैंड थंब को किधर रखोगे, सर ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अपोजिट टू बी। तो राइट हैंड थंब को जब अपोजिट टू बी रखेंगे, यानी कि बी राइट साइड है तो अपना थंब हम लेफ्ट साइड, राइट हैंड का थंब लेफ्ट होगा। तो जब हमारा राइट हैंड का थंब लेफ्ट होगा, आप करके देखना, एंटी राइट, क्लॉकवाइज। एक मिनट, हाँ, तो जो फिंगर्स होंगे ना उनकी कर्लिंग कैसे होगी आप करके देखना। अगर राइट हैंड का थंब लेफ्ट साइड करोगे तो फिंगर्स जो बंद होंगी ना, मुट्ठी जब बंद करोगे तो ये ऐसे बंद होंगी, अगर आप करके देखना ऐसे, राइट हैंड का करके देखो ना, राइट हैंड का थंब लेफ्ट साइड रखो और उसके बाद चारों उंगलियों को बंद करो, मुट्ठी बंद करके देख लो। तो मुट्ठी बंद करने पर ये करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से, यानी कि इधर में ऊपर जाएगा और इस बैक साइड पे नीचे आएगा, यानी कि इधर से खड़े होकर देखने पर वो क्या दिखेगा मुझे, इस साइड से खड़े होकर देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो। एंटी क्लॉक। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर इस तरफ से देखने पर ये जो डायरेक्शन है ये इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज आएगी, इस साइड से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। तो वही क्वेश्चन है कि व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आंसर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन एंटी क्लॉकवाइज लेकिन तब बोलोगे जब आपको बताना पड़ेगा कि व्हेन व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब किस तरफ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है ये बताना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से देखने पर। अब कह रहे हैं कि व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव्ड फास्टर, तेज मतलब जल्दी लाएं उसको अगर, तो क्या इंड्यूस करंट बढ़ेगा या कम होगा। तो सर यहाँ, बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पर वो फैराडेज लॉ आएगा, क्योंकि जब आप फास्टर मूव करोगे तो फास्ट मूव करने से क्या होगा ना, फास्ट मूव करने से जो फ्लक्स के चेंज होने का टाइम है वो कम हो जाएगा। तो जो डेल्टा फाई मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम, तो फास्ट मूव करने पर टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कम टाइम के अंदर फ्लक्स चेंज कर जाएगा। तो इसका मतलब जो ईएमएफ होगा, जिसको ई कह रहे हो ईएमएफ, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ईएमएफ बढ़ जाएगा, इसका मतलब जो करंट इंड्यूस करेगा वो भी बढ़ेगा। इसका आंसर हो गया, जस्टिफाई योर आंसर, तो ये हो गया। नाउ इफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर रिवर्स्ड एंड द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, क्या आंसर आएगा। मतलब ये जो कॉइल है और मैग्नेट की पोल को रिवर्स कर दें अगर हम, पहले मतलब राइट साइड साउथ, इधर नॉर्थ, और इसके बाद मूव्ड अवे, दूर लेके जाएं इसको इधर, चेक करो। पहली बात, अब साउथ पोल सामने है तो साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब दिखाएंगे तो साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेफ्ट साइड जाएगी। मैग्नेट दूर जा रहा है मतलब कि फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, फ्लक्स की वैल्यू कम होने का मतलब जो थंब रखना होगा हमें, थंब वो अलोंग बी रखो, और बी हमारा लेफ्ट साइड है, बी की डायरेक्शन लेफ्ट है और थंब को बी की तरफ रखना है, मतलब फिर से आपको राइट हैंड, हाँ जी, सेम रिजल्ट।
बिकॉज फिर से थंब को लेफ्ट रखोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट। तो विल द सर इंड्यूस सर अगर साउथ पोल मैग्नेट का जो है और एक दूसरा मैग्नेट ले लें जिसका नॉर्थ पोल लूप के साइड है और दोनों को लूप के साइड ले जाएंगे तो सर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज करेगा दोनों केसेस में, दोनों में अलग होगा? एक साथ दोनों मैग्नेट को ले जा रहे हैं। नहीं सर, अगर सपोज कर ले कि दो लूप्स हैं हम्म, रेस्ट वे और हम्म। एक साउथ पोल ले जाया जा रहा है उसके तरफ और दूसरे केस में नॉर्थ पोल उस दूसरे लूप के साइड ले जाया जा रहा है, तो सर दोनों में फ्लक्स इंक्रीज करेगा? हाँ, फ्लक्स तो बढ़ेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होता है खाली, फ्लक्स तो फ्लक्स में कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, फ्लक्स तो एक नंबर है। अल्टीमेटली मैग्नेट तो पास आ ही रहा है ना, चाहे नॉर्थ पोल पास में है। देखो क्या होता है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है और मैग्नेट के साउथ पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट बराबर क्रिएट करते हैं, बट फर्क सिर्फ डायरेक्शंस का होता है उनका। तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स भी सेम आएगा, चाहे नॉर्थ पोल पास में जाए चाहे साउथ वाला पोल पास में जाए। हाँ, फर्क डायरेक्शंस ऑफ करंट का होगा। मैं समझ गया जो आप क्वेश्चन कहना चाह रहे हो कि अगर हम दो अलग अलग लूप रखते हैं, मेरे ख्याल से तुम्हारा पहले तो बताना मेरे की क्वेश्चन यही है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि यस सर, यही है। हाँ, कि क्वेश्चन ही पता चला मैंने गलत समझ लिया और गलत आंसर दे दिया। तो जैसे ये दो क्वाइल्स हैं, एक में मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हो कि एक एक क्वाइल में हम नॉर्थ पोल को उसके पास ला रहे हैं और दूसरे में हम साउथ को उसके पास ला रहे हैं, ये कह रहे हो ना आप? यस अच्छा, मैग्नेट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं या मैग्नेट्स में भी कोई छोटा मैग्नेट कोई बड़ा मैग्नेट है, क्या है? सर, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। चलिए आइडेंटिकल मैग्नेट है, ठीक है। तो आइडेंटिकल मैग्नेट होगा तो फर्क सिर्फ इसमें ये आएगा कि जो नॉर्थ वाला पोल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उससे बाहर की तरफ जाएगी, ऐसे ये डायरेक्शन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की बाहर की तरफ। और साउथ वाले पोल के केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ आएगी, यानी लेफ्ट साइड आएगी। बस इतना फर्क होगा, बट अमाउंट सेम होगा। तो यहाँ पर भी फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर भी फ्लक्स राइज करेगा और दूसरे वाले केस में भी फ्लक्स राइज करेगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का फर्क आएगा। कैसे फर्क आएगा समझो। फ्लक्स जब बढ़ेगा तो फर्स्ट केस में हमको थंब किस तरफ रखेंगे, याद करो। फ्लक्स जब बढ़ता है तो थंब को आप मैग्नेटिक सर फील्ड के नॉर्थ को जिस साइड उस साइड रखेंगे, हाँ, तो मैग्नेट मैग्नेट जिस साइड। नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें राइट जा रहा है तो थंब आपका लेफ्ट साइड होगा। और दूसरे वाले फिगर में भी फ्लक्स बढ़ रहा है तो वहां पर भी थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट है तो हमको इसमें थंब रखना पड़ेगा राइट। अब आप राइट हैंड थंब को लेफ्ट साइड पर पुट करके जब आप अपनी फिंगर्स बंद करेंगे तो वो ऐसे बंद होंगी। और जब अपने राइट हैंड का थंब राइट साइड रखेंगे और फिर मुट्ठी बंद करेंगे, राइट हैंड का थंब राइट साइड रख करके और फिर अगर अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यू बनेगा। तो ये फर्क आएगा, सिर्फ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का फर्क आएगा। यानी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो करके आएगी और दूसरे वाले केस में करंट की डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस तरीके से। और अगर हमसे पूछा जाए कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तो पहले मुझे किसी इंसान को बिठाना पड़ेगा। तो मान लो अगर हम राइट साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं और इसको भी हम राइट साइड से खड़े होकर देख रहे हैं, तो पहले वाले केस में मैं क्या आंसर बोलूंगा? देखो पहले वाले केस में सर एंटी क्लॉकवाइज बोले क्लॉकवाइज सर। पहले में। ये सर डायरेक्शन पहले में बोलेंगे। क्लॉकवाइज है और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, पहले वाले में क्लॉकवाइज है और दूसरे वाले में यही चीज एंटी क्लॉक वाइज। ये डायरेक्शंस का फर्क है। अमाउंट सेम आएंगे इसमें। मैग्नेट का नॉर्थ और मैग्नेट का साउथ पोल बिल्कुल सिमिलर तरीके से काम करता है। क्लियर हो गया पॉइंट आपको ये? यस सर। ठीक है, तो इसके आंसर्स क्लियर हो गए इस क्वेश्चन के, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन था। लास्ट क्लास की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए था, लेंज लॉ प्रॉपरली समझने। एक और क्वेश्चन है देखो, लेंज लॉ को समझने के लिए। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, चार केसेस है। फर्स्ट केस में मैग्नेट नीचे फॉल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। सेकंड केस में वो मैग्नेट ऊपर जा रहा है, हालांकि जो डाउट तुमने पूछा था वही डाउट है ये। फिर इसमें मैग्नेट नीचे आ रहा है और इसमें मैग्नेट ऊपर जा रहा है। बट फर्क क्या है कि पहले वाले फिगर में नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ ऊपर है। दूसरे में भी नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है। तीसरे वाले में साउथ पोल नीचे है, नॉर्थ पोल ऊपर है। और चौथे वाले में साउथ नीचे है और नॉर्थ ऊपर है। ठीक है, ये सब आइडेंटिकल मैग्नेट्स है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है, जरा समझो कैसे है। ये जो एक्चुअली जो तुमने डाउट पूछा ना, उस डाउट को पहले से प्रिपेयर किया गया था, बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर डाउट डिस्कस हो गया और वही चीज यहाँ समझाई गई है।
देखो जब नॉर्थ वाला पोल नीचे है तो मैग्नेट का एरो नीचे, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइंस नीचे आ रही हैं। ये लाइंस बेसिकली किस चीज की लाइंस हैं जो ऐसे नीचे करके दिखाई जा रही है ना, ऐसे एरो, ये किस चीज की लाइन दिखाई जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। दूसरे वाले में भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। तीसरे वाले में साउथ पोल आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गया। चौथे वाले में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गया। अब करना क्या है, पहले वाले में मैग्नेट को पास में ला रहे हैं तो इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। दूसरे वाले में मैग्नेट दूर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है। तीसरे वाले में भी मैग्नेट पास में आ रहा है, यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है। और चौथे वाले में मैग्नेट दूर जा रहा है, इसका मतलब फ्लक्स कम हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड थंब की डायरेक्शन देखो क्या होगी। तो थंब जहां पर फ्लक्स बढ़ रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और फ्लक्स बढ़ रहा, तो इसका मतलब थंब ऊपर। बी वाले में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है लेकिन फ्लक्स कम हो रहा है, तो थंब को नीचे। सी वाले में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट यानी कि थंब डाउनवर्ड। डी वाला फील्ड ऊपर की तरफ, फ्लक्स कम हो रहा है। इस एरो से कंफ्यूज मत करना यार, एक्चुअली आपको लग रहा है इससे भी कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। ये जो फ्लक्स के साथ मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्शन का एरो नहीं है। ये एरो बेसिकली इसलिए बताया था कि फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, INC लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, INC फॉर इंक्रीज, और यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ये है। तो लास्ट वाले में थंब किधर रखेंगे, जहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब लास्ट फिगर में भी आपको थंब रखना पड़ेगा ऊपर। अब आप खुद सोचो, अगर अपने राइट हैंड का थंब आपने ऊपर रखा हुआ है, राइट हैंड का थंब ऊपर, तो जो आपकी फिंगर्स होंगी वो ऐसे बंद होंगी, करके देख लीजिएगा। थंब को नीचे रखेंगे तो फिंगर्स की बंद होने का तरीका ऐसे होगा, फिर थंब को नीचे रखेंगे तो फिंगर ऐसे बंद करेंगी, फिर थंब अब ऐसे रखेंगे तो फिंगर्स यूं बंद करेंगी। अब पहले वाले केस में क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज करंट है या एंटी क्लॉकवाइज करंट है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे वाले में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ। और यही चीज यहाँ पर एरो से दिखाई गई है, देखो यही चीज यहाँ पर एरो से दिखाई गई है। ये करंट इधर जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर से जा करके और बैक साइड से वापस आ जाएगा। तो ये करंट फ्रंट साइड से ऐसे फ्लो करेगा और बैक साइड पर जा करके वापस ऐसे आ जाना है। दूसरे में क्लॉकवाइज, तो ये एरो आई का देखो, यानी ये ऐसे फ्लो करके वापस आ जाएगा। तीसरे वाले में भी क्लॉकवाइज है, ये एरो सेम डायरेक्शन, और चौथे वाले में भी अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है लेंज लॉ को समझने का कि कहाँ पर कैसे करंट इंड्यूस करते हैं हम लोग और क्या सिचुएशन बनेगी। हो गया क्लियर? अभी आपका जो यहाँ पर डाउट था उसी डाउट का एक क्वेश्चन था ये, यस सर। है ना? ठीक है, चल अब आते हैं ना थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक रोटेटिंग कॉइल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉइल बनाई गई है, रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS करके आप एक कॉइल देख सकते हो, पॉइंट PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल है। फिर ये PQRS, ये रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है इस एरो के तरीके से, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। यानी कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हो जाए ना, कोई अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाओ तो आपको ये कॉइल क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉइल है ये अपनी एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। सामने खड़े होकर देखने पर, सामने खड़े होकर देखने पर क्या हो रहा है कि ये मुझे क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे फैन रोटेट करता है वैसे ये भी ये चीज रोटेट कर रही है सामने से खड़े होने पर। पहले वाले केस में देखिए, जो ए है, A B C D 4 फिगर्स हैं, तो पहले आप बात करेंगे फिगर ए में। तो जो हमारा फिगर ए है इसके अंदर सबसे पहले तो ये बताना है कि यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम है या फिर जीरो है, ये बताना है आपको। ऐसे ही आपको फिगर बी में बताना है, ऐसे ही आपको फिगर सी में बताना है, और फिर लास्ट में फिगर डी में, कि इन फिगर्स में ये जो फ्लक्स होगा ये मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, या फिर क्या क्या बनेगा। और यही पीछे मैं इसलिए रिवाइज करा रहा था तुम्हें, इसीलिए रिवाइज करा रहा था। सर ए और सी में 0 होगा और बी और डी में मैक्स होगा। एक मिनट बच्चा, ध्यान से करते हैं ना। ए वाले में नॉर्मल किधर होगा, जब ये रेक्टेंगल हॉरिजेंटल है, तो अगर आप इस रेक्टेंगल का एक नॉर्मल लाइन बनाओ, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल की एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा तो नॉर्मल ऊपर जाएगा। बी वाले में नॉर्मल इधर होगा, नॉर्मल का मतलब रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर। सी वाले में नॉर्मल नीचे आएगा, और डी वाले में नॉर्मल इधर होगा, नॉर्मल पलटता जाएगा एक्चुअली।
जी सर, इसको समझो पहले क्या है, इसको समझो, ये एक कंसेप्चुअल पार्ट पे आ गया। एन फॉर नॉर्मल, ठीक है, एन फॉर द नॉर्मल। तो जब ये चीज क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये नॉर्मल भी तो घूमेगा। नॉर्मल को आप ऐसे मान लो कि रेक्टेंगल के साथ ये वाला एरो हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, वेल्डेड कर दिया, वेल्डिंग मशीन से इसको बांध दिया एक रेक्टेंगल पर, उसके परपेंडिकुलर एरो जिसको एन से रिप्रेजेंट किया है, इसकी मशीन से वेल्डिंग कर दी गई है। तो अब जब कॉइल को घुमाएंगे, हाँ जी प्रवीण ठीक है, अब जब कॉइल को घुमाएंगे तो वो जो नॉर्मल है जिसको मैंने उस रेक्टेंगल में वेल्ड कर दिया है, वेल्डिंग कर दी है, तो वो हिले डुलेगा नहीं। तो जैसे जैसे कॉइल घूम रहा वैसे वैसे उसका नॉर्मल भी घूमता जा रहा है, वैसे वैसे नॉर्मल घूमता जा रहा है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ भाई। हाँ सर समझ में आ गई। नॉर्मल का घूमना समझ में आ रहा तुम्हें? नॉर्मल का घूमना, नॉर्मल मतलब क्या? नॉर्मल मतलब एक ऐसी लाइन जो रेक्टेंगल के आर पार जाती है। लेकिन नॉर्मल हमने यहाँ पर वेल्ड कर दिया, नॉर्मल को हम लोगों ने एक तरीके से ये कह लो कि लूप से अटैच कर दिया है, तुमने अटैच कर दिया, उसको बांध दिया वहां पर। तो जब ये लूप नीचे लूप क्लॉकवाइज घूमेगा तो साथ में नॉर्मल भी क्लॉकवाइज घूमेगा। बोलो ठीक है? ठीक है सर। चलिए ठीक है। तो अब पहले वाले में तो फ्लक्स मैक्सिमम है क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में है, तो फर्स्ट वाले में मैक्सिमम फ्लक्स है। सेकंड वाले में, और इनफैक्ट कितना है, अगर पहले वाले में फ्लक्स को कैलकुलेट करना हो ना, तो एरिया ऑफ कॉइल ए है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगा करके कहेंगे दिस इज बी मल्टीप्लाइड बाय ए। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न भी हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आप टर्न से और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एन से और मल्टीप्लाई करोगे। दूसरे वाले फिगर में नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में 90 डिग्री एंगल बनेगा तो हम कह देंगे कि फ्लक्स की वैल्यू 0 हो चुकी है। तीसरे वाले केस में नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 180 का एंगल बना रहे हैं। मैं इसीलिए तुमको भी रिवाइज करा रहा था क्लास के पहले। फ्लक्स का जो मेन फॉर्मूला था वो था बी ए, और उसके साथ हम कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो यहाँ पर लिखोगे आप cos 180। अब cos 180 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में अगर पूछी जाए आपसे कि cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है इन ट्रिग्नोमेट्री, है आइडिया cos 180 डिग्री की वैल्यू की? -1 -1, ठीक है। तो -1 होने से फ्लक्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस बी ए, और साथ में सी नंबर में ऑफ, मिनिमम होगा। हाँ माइनस में आ गया ना वो, चलो, और बी और डी में 0 है, और डी में Equal. 0 होगा। हाँ बिल्कुल, ये हो गया पहला कंसेप्ट। तो इस बात को समझो, इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये कोई बताएगा नहीं। ये जो नॉर्मल होता है ना, जब रोटेटिंग कॉइल की बात करोगे आप, कॉइल रोटेटिंग, तो एक बार तुमने अगर नॉर्मल का डायरेक्शन डिसाइड कर दिया तो वो नॉर्मल एक तरीके से ये माना जाता है कि वो कॉइल के साथ वेल्डेड है, उसकी वेल्डिंग कर दी गई है उसको मशीन से, और कॉइल को जोड़ दिया गया आपस में। तो अब जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगा वैसे वैसे ये नॉर्मल भी घूमेगा, साथ ही साथ घूमेगा। और घूम किधर रहे? क्लॉकवाइज, कॉइल क्लॉकवाइज घूम रही है। इसीलिए तुम खुद सोचो ना कि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कराओगे तो ये जो एस आर वाली साइड है, एस आर वाली साइड मतलब मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ एक्चुअली मोशन किस तरफ हो रहा है। जो एस आर वाली साइड है इसका मोशन नीचे हो रहा है, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे तो ये चीज नीचे मूव करेगी और पीक्यू वाली साइड ऊपर मूव करेगी। ये बात समझ पा रहे हैं कि एसआर वाली साइड का मोशन नीचे की तरफ और पीक्यू वाली साइड का मोशन ऊपर की तरफ? बात समझ में आ रही है आपको? ये बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है। और पीएस वाली साइड कैसी होगी? पीएस वाली साइड करके देख लो ना यार, एक बात करो, एक काम करो ना, रोटेट करके दिखा देते हैं आपको। भाई आप एक लाइन लो, एक लाइन बनाओ, इस लाइन को रोटेट करो। अगर आप इसको रोटेट करोगे, मान लो इसको पकड़ लेते हैं और इसको घुमाएं, तो जब आप इसको घुमाओगे तो आप खुद सोचो ना, अगर हम इसको सेंटर के अबाउट घुमा रहे, ध्यान देना सेंटर के अबाउट,
तो सेंटर के राइट वाला पोर्शन चेक करना, मतलब आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, सेंटर के राइट वाला पोर्शन और सेंटर की लेफ्ट वाला पोर्शन कहाँ जा रहे हैं, खुद करके देख लो ना, इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है। देखो अगर आप इसको घुमा लो, घुमाते हैं, इसको रोटेट करें, तो जो सेंटर के राइट वाला पोर्शन है वो नीचे आएगा और सेंटर की लेफ्ट वाला पोर्शन किधर जाएगा। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ही रोटेट करोगे ये सेंटर नहीं, क्लॉकवाइज तो घूम रहे हैं, लेकिन मोशन की डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं, मेरा क्वेश्चन फिर समझो। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ये सेंटर पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको ए पॉइंट। अब मैं कह रहा हूँ कि सी बी साउथ की तरफ, ए सी नॉर्थ की तरफ। सी से बी वाला किधर जाएगा और हाँ सी से ए वाला किधर जाएगा। एक सर बार ए ऊपर जा रहा है, बी नीचे आ रहा है। मतलब ए ये नॉर्थ खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है ना भाई, कुल मिलाकर ऐसे। आप खुद देखो, आपने घुमा दिया इसको, तो घुमाने के बाद क्या हुआ, बी वाला नीचे की तरफ आएगा और ए वाला ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी तो उसका हाफ पोर्शन नीचे आएगा तो हाफ पोर्शन ऊपर जाएगा। नहीं आ रहा समझ में करके इसको? समझ गया सर आ रहा है सर। तो यही चीज यहाँ भी हो रही है, यही चीज इसके साथ भी हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है जहां पर उसको रोटेट करा रहे हो, डॉटेड लाइन को हम एक्सिस कहते हैं, कि इस एक्सिस पर इसको रोटेट कराएंगे तो इस एक्सिस के राइट के जितने पोर्शन है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये सब मोशन नीचे करेंगे, और एक्सिस के दूसरी तरफ के जो पार्ट्स हैं वो सब ऊपर की तरफ हम मोशन करेंगे, ये सारे पोर्शन ऊपर जाएंगे। मतलब हाफ पोर्शन का डाउनवर्ड मोशन होगा और हाफ पोर्शन का अपवर्ड मोशन होगा। बहुत क्लियर है, आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसे रटने वाली बात नहीं है यार। किसी चीज को घर में पकड़ के खुद ही घुमा लो, आप किसी भी चीज को रोटेट करके देख लो, हाफ डाउनवर्ड और हाफ अपवर्ड। तो ये ऐसे घूमते 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 ऐसे हो रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, पूरा आपका कॉइल इस तरीके से रोटेट कर रहा है। आई बात समझ में? यस सर। तो अब हाँ, अब क्या हुआ, इसको रोटेट करने के बाद एक बार फिर से समझना क्या होगा। आप खुद सोचो, अगर मैं इसके लेफ्ट पॉइंट को P से नाम दे दूं और राइट पॉइंट को Q नाम दे दूं और इसको घुमाऊं, इसको रोटेट करूं, तो 90 डिग्री टर्न करने के बाद P वाला पॉइंट ऊपर की तरफ आ गया और Q वाला पॉइंट नीचे हो गया 90 डिग्री घूमने के बाद। यानी यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर Q आ जाएगा। इसको और 90 डिग्री घुमाओ, और 90 डिग्री घुमाओ, क्या बनेगा, P वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा अगर इसको 90 डिग्री और घुमा दे तो। और 90 डिग्री घुमा दीजिए, जो 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 P वाला पॉइंट था वो राइट साइड आ गया है। और यही मैंने इस फिगर में दिखाया है सब आपको, इस पूरे फिगर में मैंने यही सब ड्रॉ किया है। कि जो ये P वाला पोर्शन है ये 90 डिग्री के बाद ऊपर चला जाएगा, तो पॉइंट P ऊपर आ गया और ये S वाला पॉइंट नीचे आ गया। फिर और 90 डिग्री घूमने के बाद P वाला पॉइंट राइट साइड आ गया और S वाला पॉइंट ऊपर आ गया। और 90 डिग्री घूमने के बाद P पॉइंट फिर नीचे आ गया, S पॉइंट फिर ऊपर आ गया। क्लियर हो गया ये चीज? बोलो। इसको मैंने सर 90 डिग्री के स्टेप्स में रोटेट किया है। पहले 90 डिग्री टर्न किया, फिर 90 डिग्री टर्न किया, फिर 90 डिग्री टर्न किया। तो हुआ क्या इससे, फ्लक्स जो कि पहले प्लस में था, प्लस BAN, वो 0 हुआ, 0 से माइनस BAN हुआ और माइनस BAN से फिर 0 हुआ। तो प्लस BAN से 0 क्या कहोगे, फ्लक्स कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? मतलब अगर हम A to B की बात कम करें, हो गया। A से B जाने में, तो हाँ, फ्लक्स प्लस BAN से 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या कहोगे कि फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है। B to C जाने पर क्या हो रहा है, 0 से माइनस BAN हो रहा है, तो B to C जाने पर फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। फिर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन C to D जाने पर क्या होगा सर इंक्रीज हो गई। भाई, माइनस से 0 हो गए तो फिर फ्लक्स इंक्रीज कर गया। और इसमें एक फिगर मैंने बनाया नहीं है, इसके बाद एक E वाली फिगर और आएगी। जब आप इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो फिगर E विल बी सेम एज फिगर ए। तो फिर से आपका फ्लक्स बढ़ेगा। मतलब D से वापस जो E वाली फिगर होगी, वो ड्रॉ नहीं की है मैंने, बट वो वापस A वाले पॉइंट पर आ जाएंगे तो फिर से फ्लक्स बढ़ेगा। यानी कि जब आप इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हो, इस कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हो तो होता क्या है, हाफ टाइम के लिए फ्लक्स डिक्रीज करता है और हाफ टाइम के लिए फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज करती है। हाफ टाइम फ्लक्स डिक्रीज, हाफ टाइम फ्लक्स
इंक्रीज, ये हो रहा है। और अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या देखा है, इस प्रीवियस एग्जांपल में कि फ्लक्स इंक्रीज करने के केसेस में करंट की डायरेक्शन और फ्लक्स डिक्रीज करने के केसेस में करंट की डायरेक्शन का फर्क है, ऑपोजिट है सर। अपोजिट है। तो जब हाफ टाइम पर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हाफ टाइम पर करंट की डायरेक्शन कुछ और आएगी, और हाफ टाइम पर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो हाफ टाइम पर करंट की डायरेक्शन कुछ और अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब आधे, अल्टरनेटिंग करंट, राइट, आधे टाइम पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी तो आधे टाइम पर एंटी क्लॉकवाइज करंट करेगी। और यही चीज बेसिक्स ऑफ एसी जनरेटर है, मतलब बेसिक्स, उसके पीछे का लॉजिक ही है, बेसिक कह सकते हो या फिर लॉजिक कह सकते हो, इट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स, यानी कि एसी जनरेटर का कंसेप्ट। ऑल्टरनेटिंग सर इसमें जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं वो क्या सर अभी बता रिवर्स हो रहे हैं, जाता नहीं नॉर्थ साउथ पोल रिवर्स नहीं हो रहे हैं। आप देखो इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ी बदला है, मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंटली ऊपर की तरफ है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड परमानेंटली सेम डायरेक्शन में है। इस बात को उसमें समझना पड़ेगा कि फ्लक्स क्वाइल के रोटेट करने से क्या हो रहा है। देखिए फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है मैथमेटिकली, तो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के ऊपर, एरिया के ऊपर, और नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वाइल के रोटेट करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, सोच के देखो, चारों फिगर्स में सेम मैग्नेटिक फील्ड यूज की गई है। सर सिर्फ थीटा की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ, तो न तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप एक रेक्टेंगल को रोटेट कराओगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसका एरिया कम ज्यादा होगा। तो न तो मैग्नेटिक फील्ड बदला है न तो एरिया बदला है, लेकिन ये जो नॉर्मल है जो पहले बी के पैरेलल था वो धीरे धीरे क्वाइल के साथ साथ ये नॉर्मल भी घूमता जा रहा है, मतलब ये नॉर्मल वाली लाइन भी रोटेट हो रही है। आपको ना इस नॉर्मल की रोटेशन वाले कंसेप्ट को भी समझा देता हूँ क्योंकि इसमें भी डाउट हो सकता है। देखो मैं कहूं कि आपसे कि एक लाइन मैंने ये बनाई और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर बनाई, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर बनाई। अब मैं इस ब्लैक वाली लाइन को रोटेट कर देता हूं, इस ब्लैक लाइन को रोटेट कर देता हूं। तो ब्लैक लाइन रोटेट करने के बाद मान लो इस ब्लैक लाइन को अगर रोटेट करें, तो इस जगह कम पड़ रहा है, इसको रुको एक मिनट। हाँ जी, अगर मैं इस ब्लैक लाइन को रोटेट कर देता हूं, यहाँ पर क्यों नहीं घूम रहा है यार ये, हाँ ब्लैक लाइन को रोटेट कर दिया, तो क्या अब ये ग्रीन लाइन अब इसके 90 डिग्री पर है? अगर हमने ब्लैक लाइन रोटेट किया और नो ग्रीन लाइन, सर, अब 90 तो है नहीं, तो वो 90 पर करने के लिए आप इस ग्रीन लाइन को भी तो रोटेट करो साथ में, ये नहीं करोगे? ये जो ग्रीन लाइन बनी है इसको रोटेट करना पड़ेगा। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, जो पहले यहाँ पर था तो उसको भी तो टर्न करो, तभी तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा इसके बीच में। तो यही मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो नॉर्मल की लाइन है ये लूप से तो 90 डिग्री बना ही रही है, तो और ये 90 बनानी चाहिए, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल भी साथ साथ घूमता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का बनने वाला एंगल चेंज होता जा रहा है, यानी कि एंगल थीटा बदल रहा है, और जब एंगल थीटा बदल रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू बदल रही है। और यहीं पर फेराडेस का लॉ है कि अगर फ्लक्स बदलेगा तो फिर करंट प्रोड्यूस हो जाएगी वहां पर, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी ये लेंज लॉ ने बताया था। तो आधे टाइम पर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और आधे टाइम पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, सो हाफ टाइम पर करंट की अलग डायरेक्शन होगी, हाफ टाइम पर करंट की अलग डायरेक्शन होगी। और ऐसे ही करंट्स को हम नाम क्या दे देते हैं, जो हाफ टाइम पर क्लॉकवाइज चले और हाफ टाइम अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, तो इसी टाइप की करंट को हम एक अलग से नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हो इसको आप, जो आधे टाइम अलग डायरेक्शन में और आधे टाइम अलग डायरेक्शन में हो, तो इनको ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिव। सर निकोला टेस्ला, हाँ जी, एसी, बहुत काम किया इस पे, बहुत काम बहुत ऑल्टरनेटिंग करंट्स में। तो ये जो एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने ले रहा हूँ ना, ये एग्जांपल बेसिकली आइडिया है उस चीज का। अब आप इसको समझो, देखो जो फिगर बी है उस पर बड़ा ध्यान देना, फिगर बी पे ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, फिगर बी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको। फिगर बी में जो PQ वाली साइड है, PQ वाली साइड किस तरफ जाएगी, वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फिगर बी में अगर बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो आप,
अगर बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो पी क्यू वाली साइड मतलब पी क्यू, इसका मोशन राइट साइड हो रहा होगा या लेफ्ट साइड हो रहा होगा? आप बताओ कहाँ, किस तरफ जा रहा होगा अगर ये चीज क्लॉकवाइज घूम रही है? राइट साइड। पक्का ना, क्लॉकवाइज घूमने पर? यस सर। ठीक है, तो इसका Right. मतलब ठीक, इसका मतलब करंट क्यू से पी आ रहा है। मतलब पी क्यू वाली साइड का मोशन राइट साइड है और आर एस वाली साइड का मोशन किधर है? लेफ्ट साइड सर। लेफ्ट साइड। अब जरा वो याद करना, आपको क्लास में ईएमएफ का कंसेप्ट बताया था हमने, यह इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताया गया था फ्लेमिंग्स रूल से। पी की तरफ आएगा करंट। अब ध्यान सुनना, रिवीजन होगा तभी बता पाओगे। पी क्यू राइट साइड मोशन है, राइट साइड मोशन हो रही है इसकी, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। सर करंट पी से क्यू तक। बच्चा एक मिनट को मैं इस फिगर को सेपरेटली ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपको ताकि सर क्यू से पी सर क्यू से पी आ रहा है सर। बच्चा palm एक P की क्यू तरफ से पी आ रहा है। एक मिनट सर राइट हैंड लेना। मैं एक बार पूरा ड्रॉ ही कर दे रहा हूँ अलग से, सेपरेट फिगर राइट ही ड्रॉ कर हैंड दे पे रहा हूँ लेते हैं। ताकि कंफ्यूजन ना हो। मोशन की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, मैं एक एक चीज क्लियरिटी से लिखना चाहता हूँ, कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। मोशन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ दिखाई हुई है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। सर पी की तरफ हुआ। मैं लिख दे रहा हूँ, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। अब आप ये बताओ कि जो इंड्यूस करंट होगा वो पी से क्यू फ्लो करेगा या फिर क्यू से पी फ्लो करेगा? बस इतना क्यू से बताओ। पी। क्यू से पी। क्यू से पी। पक्का? जी सर। यस सर। ठीक है, कौन सा लॉ लगाया था आप लोगों ने वैसे? सर वही Sir, राइट right. हैंड पाम रूल। सब फ्लेमिंग वाला कंफ्यूजन करता है बेटा। बट एक्चुअली स्कूल में तो आपको वो दिखाना पड़ेगा, तो एनीवे सर उसके लिए 2 लाइन लट लेंगे, लिख देंगे और क्या लगाएंगे नहीं तो नहीं कोई बात, हाँ लगाओ भाई। बट फिर भी अगर आप फ्लेमिंग्स रूल भी लगाना चाहते हो तो देखो जिस तरफ मोशन था उस तरफ थंब एम आता है ना सर इसमें, एम। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर करंट की तरफ। तो थंब इस तरफ राइट हैंड का, यस और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो यानी कि आपकी मिडिल मतलब फोर फिंगर जो होगी वो फर्स्ट फिंगर जिसको बोलते हो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फोर फिंगर जिसको बोलते हो आप। तो अभी इसका कैसे होगा बाकी बताओ, मिडिल फिंगर कहाँ जाएगी? मतलब अब मैं डायग्राम बना तो नहीं सकता बट ट्राई करता हूँ। देखो सर बस पी की तरफ आएगी। राइट हैंड का थंब इधर, ठीक है, राइट हैंड का थंब इस तरफ, फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ। तो मिडिल फिंगर अगर आप ड्रॉ करेंगे ना तो मिडिल फिंगर आपका इधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ ऐसे। अब मैं दिखा तो नहीं सकता आपको लेकिन कोशिश करो। नहीं जा रहा आपका मिडिल वाला फिंगर जो सेंट्रल फिंगर है इस तरफ, बताएं भाई? जा रहा है सर। ये करो ना, अपना राइट हैंड अपने आंखों के सामने रखो और उसका जो पाम है वो अपनी तरफ रखो, राइट हैंड के पाम को अपनी तरफ, मतलब आपके हाथ की लकीरें आपके सामने दिखनी चाहिए। अब आपका राइट हैंड थंब राइट साइड हो गया। अगर अपने राइट हैंड को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने रखो और थंब उसका राइट साइड हो जाएगा, पहली वाली फिंगर ऊपर की तरफ रहेगी और बाकी की 3 फिंगर्स को आप अंदर की तरफ ले जाओ, मोड़ो। तो चाहे किसी भी रूल से लगाओ, एनीवे डायरेक्शन ऑफ करंट जो फ्लो करेगा वो पी से क्यू की तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा फ्रॉम पी टू क्यू। अच्छा सर पी की तरफ आना चाहिए ना। सर पाम को मुंह की तरफ रखना है ना। हाँ सर वो आपने वो सर घुमा दी, उंगली टूट गई उधर। आप अंदर रखिए अरे उंगली। अरे अरे आपने उल्टा कर दिया, माइनस जेड नहीं जेड एक्सिस की तरफ रखिए। सॉरी ये हाँ उंगली टूट जाएगी है तो वो तो सर निकल हाथ में आ जाएगी उंगली सर। आप जेड एक्सिस की तरफ रखिए। नहीं वो गलत उंगली इधर आएगी, इधर की तरफ, सेंट्रल फिंगर इधर आएगा। हाँ सर अब पी की तरफ हो गया। सॉरी हाँ, तो वो गलत हो गया डायरेक्शन यार, ये डायरेक्शन जो है वो गलत हो गया, ये क्यू से पी आएगा करंट, ठीक है। अब इसमें देखो जो ये आर एस वाली साइड है, आर एस वाली जिसका मोशन लेफ्ट साइड है, आर एस वाले की बात करते हैं, तो जो आर एस वाली साइड है ध्यान से देखना है, आर एस वाली इसमें एस यहाँ के साइड। अब इसमें हाँ आर और एस है कहाँ पर? तो आर पीछे की तरफ है, एस आर नहीं। हाँ सर ये एस, ये इधर वाला पॉइंट एस है ना एक्चुअली, कौन सा एस? ये एस है, ये आर है, ठीक है। और सर आर की तरफ, इसमें आर हाँ, की तरफ। और मोशन इसका लेफ्ट साइड हो रहा है, इसके मोशन की डायरेक्शन लेफ्ट है। तो और फील्ड इसकी भी ऊपर है, फील्ड तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ ही दिखानी है आपको, फील्ड सबके लिए ऊपर है, तो इसकी फील्ड ऊपर। अब देख लो, आप वही रूल लगाओ फिर से एक बार जरा क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप थंब को लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे थंब आर की तरफ जा
और बी की तरफ फर्स्ट फिंगर यानी 4 फिंगर कर फिर देंगे, S2R। तो ये S2R जाएगा। हाँ बिल्कुल, S2R इसमें करंट की डायरेक्शन जाएगी। तो अब इन दोनों को ना ओरिजिनल फिगर में दिखाओ, इन दोनों को जरा ओरिजिनल फिगर में लेके चलते हैं। क्या डायरेक्शन है पहले देख लो, Q से P की तरफ और इधर S से R की तरफ। तो जब ओरिजिनल डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, बी वाले फिगर में Q से P की तरफ एक करंट फ्लो करके आएगी, फिर वो P से S की तरफ जाएगी, फिर वो S से R की तरफ जाएगी और वापस R से Q, और इस तरीके से इस सर्किट में एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में, करंट का डायरेक्शन कैसे देखा जा रहा है? यहाँ वाले फिगर से नहीं समझ में आएगा, आप इस वाले फिगर से समझो, तो बाद में ड्रॉ किया है, इस फिगर को देखोगे तो समझ जाओगे करंट का डायरेक्शन क्या है। अच्छा, पहले वाले में क्या हो रहा है यार, ये फिगर बी में है, पहले वाले फिगर में क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट वाले फिगर में P से Q, नोटिस करना, P से Q का मोशन ऊपर की तरफ है पहले वाले फिगर में, उसको भी समझाते हैं। पहले वाले फिगर में P से Q का डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन इसके मोशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसके मूव करने का डायरेक्शन ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर। सर नो EMF 0, बताओ कहाँ जाएगा करंट? करंट नहीं आएगा क्योंकि मोशन और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा ना। साइन की वैल्यू 0। समझ पा रहे कि नहीं हम, बाकी लोग भी? Yes, ये फिगर ए की बात कर रहा हूं मैं, पहले वाले फिगर में, यानी कि पहले वाले फिगर में, यहाँ पर पहले वाले फिगर में आपसे पूछा जाए कितना करंट आएगा, तो फर्स्ट फिगर में करंट 0 है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा पहले वाले में। अब तीसरे फिगर पे आओ, तीसरे फिगर में PQ किधर जा रहा है, नोटिस करो, मोशन ऑफ PQ किधर है, अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, अभी भी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो PQ का मोशन किस तरफ होगा, आप देखो थर्ड फिगर में मोशन ऑफ वायर PQ, सर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड मोशन डाउन। अब इसको मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फोकस करिएगा यार थोड़ा सा, PQ का मोशन डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो मोशन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, नो करंट, तो फिर से करंट 0 हो गया। और लास्ट वाले में PQ का मोशन लेफ्ट साइड हो रहा है, मोशन ऑफ PQ लेफ्ट, PQ की मोशन लेफ्ट साइड है, Q की तरफ, P से Q, सर P से Q। P से Q। यानी करंट P से Q जाएगा। तो जब करंट यहाँ पर P से Q जाएगा तो आगे वो Q से R जाएगा, फिर वो वापस R से S आएगा, और फिर वो S से P आएगा। अब B और D फिगर्स को देखो, B और D, क्योंकि A और C में इससे एक और कंसेप्ट तुमको समझा दे रहे। फिगर ए में फ्लक्स मैक्सिमम है लेकिन करंट 0 है, फिगर सी में फ्लक्स मिनिमम है और वहां पर भी करंट 0 है। तो एक कंसेप्ट आप इसको बना सकते हो, फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कि जब भी फ्लक्स मैक्सिमम होगा, व्हेन फाई इज मैक्सिमम या फिर मिनिमम, फिगर ए एंड फिगर सी, इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आई की वैल्यू 0 होगी। ये कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और बातें क्या समझने वाली हैं वो देखो, कुछ चीजें और क्या समझने वाली हैं। फिगर बी में करंट Q से P फ्लो कर रहा है, आप चारों में से कोई एक साइड पर फोकस करिए, PQ पे फोकस करो, RS पर, कोई चारों में से एक साइड पर बस अपना फोकस, अपना सारा अटेंशन एक साइड पे डाल दो। तो हम PQ पे डालते हैं, तो PQ में करंट Q से P जा रहा था, Q से P, करंट Q से P। और फिगर डी में करंट कहां जा रहा है, उसी PQ के लिए, फॉर द सेम PQ। बी वाले फिगर में वो पॉइंट Q से पॉइंट P की तरफ है, डी वाले फिगर में P से Q की तरफ है। क्या डायरेक्शन बदला इसका? क्या Yes, इसमें sir. करंट का डायरेक्शन Yes, sir. बदला ना यार? यस सर। Yes, sir. पहले Q से P और फिर P से Q। इस लाइन को ध्यान देना, बता रहा हूं भी आपको।
और जिनके भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है समझने में, तो वो उनको दिक्कत उन्हीं को होगी जो ये वाला रूल अगर आप नहीं समझते हो ना, तब प्रॉब्लम होगी। अगर ये रूल समझे होगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब इन सारी बातों को जरा इम्प्लीमेंट करो वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर को समझने के लिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो पहली बात तो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और यही बात हम पीछे लगा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जी, कि जब इसको आप रोटेट करोगे तो PQ भी मोशन करेगा, RS भी मोशन करेगा। तो जब भी कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करेगा तो वहां पर करंट फ्लो करेगी, ईएमएफ आएगा वहां पर। इसी लॉजिक पर, यही मैंने आपसे कहा था कि दिस इज द बेसिक्स और लॉजिक ऑफ एसी जनरेटर, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये दो तरीके के होते हैं, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। तो अच्छी बात है। और ये उसका फिगर है, हालांकि इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये स्कूल लेवल के लिए बताया आपको क्या क्या इसमें होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। तो अब जरा नोटिस करना है, इस डायग्राम को नोटिस करिएगा। नॉर्थ लेफ्ट साइड है, साउथ राइट साइड है। हम इस डायग्राम को वैसे बनाएंगे भी आपके लिए, अभी ड्रॉ भी करेंगे। तो हम लोग साइड, एनसीईआरटी का डायग्राम, हाँ वहीं से डायग्राम को बुक वाला ही ले रहे हैं। AB को फॉलो करो, डायग्राम AB को अपने आप देख सकते हो क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन जाएगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये डायरेक्शन है, ठीक। और यही चीज आपको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में दिखाई गई है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दूसरा, ये रोटेट कैसे कर रहा है? तो रोटेशन ऑफ कॉइल एंटी क्लॉकवाइज, पीछे की साइड से, बैक साइड से एंटी क्लॉकवाइज है ये। मतलब यहां से खड़े होने पर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो अगर हम फ्रंट साइड से खड़े होकर देखेंगे तो मुझे क्या दिखेगा? तो फ्रंट साइड वाले आदमी को ये कॉइल क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा, और बैक साइड वाले को वही कॉइल एंटी क्लॉकवाइज। अब आप एनसीईआरटी के डायग्राम पे मत जाओ, आप सिर्फ ये बताओ कि ये जो AB वाली साइड है ये कहाँ जा रही होगी? AB वाली साइड इस समय कहाँ जा रही होगी? ये उल्टा हो गया, सॉरी एक मिनट सर राइट साइड घूम रही है। नहीं नहीं, वो गड़बड़ हो गया, वो डायरेक्शन सर वो सामने में भी एंटी हुआ, हाँ ये गलत हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर से भी दिखा। एंटी हाँ दोनों तरफ से एंटी दोनों क्लॉकवाइज, तरफ एंटी हुआ। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई है। सामने से देखते सर तब होता है वो। हाँ 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 ठीक है। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे कर लेना, एक लाइन बनाओ, मोशन नीचे है। एक मिनट, हम तो घुमा के दिखा रहे हैं इसको। हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देख लो जो चीज लेफ्ट साइड है वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट वाला पोर्शन कहाँ जाएगा और राइट वाला पोर्शन कहाँ जाएगा अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो लेफ्ट वाली चीज नीचे आएगी, जो लेफ्ट वाली चीज है आप खुद देख सकते हो, जो पोर्शन लेफ्ट साइड है वो नीचे शिफ्ट कर जाएगा और जो राइट साइड वाले पोर्शन हैं वो ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। और यही चीज यहाँ पे होती है। AB वाला लेफ्ट है तो AB वाला नीचे चला जाएगा, उसका मोशन है नीचे की तरफ, और CD वाले का मोशन ऊपर की तरफ। अब आप अपने उसी फ्लेमिंग रूल से पता लगाओ जरा करंट किधर होगा। फील्ड का डायरेक्शन जा रहा है, फील्ड इधर और मोशन नीचे हो, यानी कि थंब को नीचे रखेंगे और फर्स्ट फिंगर को इधर रखें, अगर फोर फिंगर को, B2A करंट किधर आएगा? B2 B2A। तो ये सब आप अपना, मतलब ये अपने आप समझने वाला कंसेप्ट है, क्योंकि हमने पीछे इसीलिए अलग से इस न्यूमेरिकल को समझाया था। ये तो किताब में लिखने वाली बात है, लेकिन इसको समझोगे ना, अगर जो मैंने अलग से फिगर बनाई है ये वाली, तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या होगा इसमें। अब ये तो स्कूल के लिए है, मतलब स्कूल में आंसर लिखने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 4 नंबर 5 नंबर के, तो वहां पर तो आपको रटी रटाई बातें लिखनी पड़ती हैं, बट फिर भी समझना होगा उसको। अब इसके कंस्ट्रक्शंस में कुछ लिखना पड़ता है तुमको, यार कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये मैंने फॉर्मेलिटी की है, बट मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो आप लिख देना। नहीं आ रहा है, स्कूल में नहीं आ रहा। हटा दिया गया सिलेबस से क्या ये? यस सर, बोर्ड से कैंसिल कर दिया ना। सर इलेक्ट्रिक मोटर रखा है सिर्फ, लेकिन सर पढ़ना है जेई के लिए, पढ़ना है सर पूरा इलेक्ट्रिक जनरेटर डिलीट। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो कंसेप्ट वही है। देखो अभी अगर इसके अंदर करंट B से A जा रहा है ना, अभी इस समय करंट अगर B से A आ रहा है, पिछले कंसेप्ट को लगाना है, इस कंसेप्ट को, कि हाफ टाइम के लिए करंट अगर Q से P जा रहा था तो बाकी के हाफ टाइम पर वो उल्टा हो जाएगा, P से Q हो जाएगा।
तो अब यहाँ पी क्यू की जगह ए बी है, कोई बात नहीं, पी क्यू लिखो चाहे ए बी लिखो, बात तो एक ही पड़ेगी। तो अभी के डायग्राम में अगर करंट हमारा बी से ए जा रहा है और ए से हो करके ये वापस यहाँ आएगा, फिर इस वायर से R2 के पास जाएगा और R2 से B2 से होता हुआ ऐसे फ्लो कर जाएगा, मान लीजिए स्लिप रिंग्स के हिसाब से। इसको बैठा दे, पहले ये फिगर साफ कर दे। तो अभी अगर इसमें करंट B से A जा रहा है तो हाफ टाइम बाद इसी वायर में करंट वापस A से B फ्लो करेगा, पहले B to A फिर A to B, B to A to B। आई बात समझ में? ये वाली चीज की नहीं आई आपको? सर एक फुल रोटेशन में 2 बार करंट डायरेक्शन चेंज होगी। हाँ, लेकिन ये देखो ना, पहली बात ये देखो, ये जो वायर आ रही है ना, इसको दिखा दें आपको। ये जो वायर आ रही है, पता नहीं आप लोग को आइडिया है इनके बारे में कि नहीं है। ये जो बी से वायर आ रही है ना, ये कहाँ कहाँ जा रही है आपको समझो। बी से ए जो वायर आ रही है ना, ये ए से आने के बाद फिर इधर जा रही है, R2 के अंदर से हो करके बाहर आई है और R1 से अटैच है, R1 से। हाँ सर पता है। अब जब ये R1 से अटैच है तो R1 से B1 अटैच है, B1 अटैच है तो B1 से करंट जाएगी, इसीलिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट आपको दिख रहा है, क्योंकि करंट आपका B to A फ्लो हो रहा था। और दूसरी साइड को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। D to C वाली साइड ऐसे है, तो इसका तार यहाँ पे है, ये तार हमारा R2 में है, R2 से ये तार B2 में जाता है, B2 से ये तार वापस सर्किट पे आ जाता है। तो हमारा वहां पर करंट B to A था, इसमें D to C करंट जा रहा है, यानी ऐसे करंट जा रहा है, यानी ऐसे करंट जा रहा है, यानी ऐसे करंट जा रहा है, ये कुल मिला करके। अभी समझ गए कि नहीं समझ गए इसको? यस सर। बाकी लोग बताएं बच्चे। यस सर जब डीसी नॉर्थ पोल की साइड आ जाएगा सर, तब फिर उल्टा हो जाएगा सर। हाँ, तब उल्टा हो जाएगा, तब सर ऐसे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन सर दूसरी साइड हो जाएगी। बस यही सब करना है आपको। यही करना है। देखो ये तो आपको याद करके लिखने वाली बात है, हालांकि याद करना भी नहीं, समझने का भी है। क्योंकि देखो, अगर तुमको वाकई में ये चीज समझ आ गई ना, यहाँ पर जो लिखा है मैंने, अगर वाकई में तुम ये चीज समझ पा रहे हो, और ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना होता है, मतलब प्रीवियस कंसेप्ट से रिलेटेड है ये भी। तुमको सिर्फ ये देखना होता है कि मोशन की क्या डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, और करंट की क्या डायरेक्शन आएगी, और वो अपना राइट हैंड के रूल्स के हिसाब से आएगा, या जो भी रूल तुम्हें कंफर्टेबल लगता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर हालांकि वर्किंग एक्सप्लेन्ड है, देखो वर्किंग यहाँ पर समझाई भी गई है, मतलब जो चीज यहाँ पर है वो चीज समझाई भी गई है। यहाँ तो कंस्ट्रक्शन दिखाया है कि क्या क्या है, तो एक कह देना, एक कॉयल है, एक मैग्नेट है, 2 रिंग्स हैं, 2 ब्रशेस हैं, गैल्वेनोमीटर है, ये सब अपने हिसाब से उठा के लिख देना। अब जब स्कूल में है ही नहीं फिर तो बात खत्म हो गई। और यहाँ पर इन लोगों ने पूरा समझाया गया, पूरा किस तरीके से एक्सप्लेन्ड है यहाँ पर। तो पढ़ूं, एक्सप्लेन करूं, या फिर आपको क्लियर हो गया इसका? आई मीन अगर वर्किंग सर हो गया सर। बाकी बच्चे बता दो, सभी लोग से पूछ रहे हैं यार। पढ़िए सर स्कूल में आता भी तभी अपने वर्ड्स में लिख ही देते, ये रखते नहीं। हाँ, मतलब फिर भी जो अभी समझाया वो समझ पाए कि मतलब। हाँ सर वो तो हो गया, समझ गए, वो तो हो जाएगा लिख देंगे। अच्छा, तो सर नीचे एक फैक्ट दिया हुआ है, इंडिया में 50 हर्ट्ज। हाँ वो तो फैक्ट है, वो भारत में इलेक्ट्रिक पावर हाउस से आता है। हाँ ये है हमारा, बाकी यूएस में ये 60 हर्ट्ज पे आता है। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। नहीं, 50 हर्ट्ज का मतलब ये जो कॉइल होती है ना, ये 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड करती है। ये कॉइल 1 सेकंड में 50 मतलब सर 100 बार करंट चेंज होगा 1 सेकंड में। हाँ, एक रोटेशन मतलब 1 सेकंड में 50 बार घूम जाएगी ये, और एक बार घूमने में करंट का डायरेक्शन आधे टाइम के लिए क्लॉकवाइज और आधे टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज। 100 बार चेंज हो गया सर। सुनो बच्चा, सुनो तो पहले मेरी बात सुनो। कितनी बार जीरो होगा? देखो यहाँ पर 2 बार करंट जीरो भी हुआ है, एक रोटेशन में 2 बार करंट जीरो हो रहा है। तो एक फुल रोटेशन में अगर करंट 2 बार जीरो हो रहा है और 50 रिवॉल्यूशंस आप कर रहे हो 1 सेकंड में, तो नंबर ऑफ टाइम्स करंट इज 0 in 1 सेकंड। क्या लिखोगे? करंट इज 0 in 1 सेकंड। अगर पूछूं कि 1 सेकंड में कितनी बार करंट जीरो होगा, 100। तो हाँ, 1 सेकंड में 50 बार रोटेट कर रहे हैं,
और एक बार रोटेट करने में 2 बार करंट 0 होती है, यानी 100 टाइम्स। और सर 100 टाइम डायरेक्शन भी चेंज होगा, ये भी बोल सकते हैं। 100 टाइम डायरेक्शन नहीं चेंज होगा सर, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का तो यही कहता है। नहीं कहता है, गलत बोल रहे हो। पढ़ा था ऐसा कुछ बुक में। सर 100 देखिए टाइम लाइन लिखी, सर लिखी हुई है लाइन, thus in one revolution of the coil the current reverse its direction 2 times। तो सर 50 revolution में 100 टाइम्स, यही बात सर लिखी हुई है। हाँ ठीक है, सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन। 2 टाइम्स का मतलब ये हो रहा है कि हाफ टाइम पॉजिटिव और हाफ टाइम नेगेटिव। वही बात 100 बार ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, ठीक है। यार आपको ना इसमें थोड़ा समझना पड़ता है, पता नहीं क्यों आप कैसे कह रहे हो, आप लोग जल्दीबाजी में हो। ये रिंग्स और ब्रशेस का क्या काम है यहाँ पर? ये जो रिंग और ब्रशेस है इनका क्या काम है? नहीं समझते? ये रिंग का आप याद तो कर लोगे सब उठा करके कि रिंग लगा है, ब्रश लगा है। ब्रश करंट का डायरेक्शन कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। रिंग स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी कहते हैं। ठीक, कम्यूटेटर तो इलेक्ट्रिक मोटर का है ना। तो क्या ये ब्रशेस भी घूमती हैं साथ में या नहीं सर, ब्रश? ब्रशेस बस छूती सर, रहती है, ब्रशेस कार्बन रिंग बस छूती है जी। बस कार्बन ब्रश होती है। ब्रशेस टच करती हैं अपनी जगह पर, ये स्टेशनरी है, खाली रिंग घूमता रहता है। यस सर। अब ठीक है, मतलब क्लियर है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इसको देख लेना, समझ लेना आपका क्या कंसेप्ट आएगा। नेक्स्ट में सिंपल है, डीसी जनरेटर, वो हाफ छोटा सा दिखाया गया है इसमें। सर वो बस कम्यूटेटर की वजह से ना सर एक ही डायरेक्शन में वो करंट चलती रहती है, कम्यूटेटर का रोल आ जाता है बस। मतलब इसको यहाँ नहीं, यहाँ समझो ना, देखो यहाँ से कि ये जो ए वाला वायर आया था, जो ए वाला वायर निकल करके आया था हमारा, यहाँ से बी से ए की तरफ जा रहे थे और ए से रिंग 2 के अंदर से हो करके और रिंग 1 को टच कर रहे थे, और रिंग 1 का टच इधर था B1 से। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आधे साइकिल के बाद, आधे रोटेशन के बाद जो वायर ए से आ रहा है वो रिंग 1 की जगह रिंग 2 को टच कर जाए और रिंग 2 वाली वायर रिंग 1 को टच कर जाए, कुछ ऐसा हो जाए, इसमें क्या होता है कि जो वायर ए पॉइंट से आ रही है वो परमानेंटली R1 को टच करेगी, और जो वायर डी पॉइंट से आ रही है वो परमानेंटली R2 को टच करेगी, परमानेंट। डीसी में इसी समझो आप, डीसी में कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं कि ए वाली वायर आधे टाइम रिंग R1 को टच करे और आधे टाइम रिंग R2 को टच करे। क्या होगा यार उसमें? अगर देखो आपको यहीं पर फिगर दिखाते हैं, यहीं पर फिगर देखना, हम सिर्फ 2 ही वायर दिखाएंगे, एक हम रिंग, एक ऐसे दिखा रहे हैं और एक ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब ये 2 वायर दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ समझो ए बी, और दूसरा वायर यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं तुम्हें सी डी, ठीक। और आधे रोटेशन के बाद क्या हुआ? आधे रोटेशन के बाद ए बी राइट साइड हो गया और सी डी लेफ्ट साइड हो गया, हाफ रोटेशन के बाद। तो अब इसको समझ लेते हैं क्या बनेगा। ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी और डी पलट के उधर हो गए, हाफ रोटेशन के बाद, मतलब 180 डिग्री घूमने के बाद है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप 180 डिग्री टर्न करने के बाद जाओगे, 180 डिग्री घूम जाओ, यू टर्न हो गया पूरा 180 डिग्री। अब क्या हुआ? पहले वाले फिगर में करंट हमारा बी से ए आ रहा था, फर्स्ट फिगर में करंट की डायरेक्शन बी से ए थी और यहाँ पर डी टू सी थी। 180 डिग्री के बाद करंट की जो डायरेक्शन होगी वो, जब पहले बी टू ए था तो अब वो ए टू बी होगा। नाउ करंट ए टू बी जाएगी और उधर फिर वो सी टू डी आएगी। अब हमने किया क्या इसमें? किया क्या? पहले हमने ए वाले को किससे कनेक्ट किया हुआ? देखो ए वाले को हमने कनेक्ट किया है, ए वाला जो तार आ रहा था उस तार को कहाँ लेके गए थे? इस तार को ऐसे ले गए, रिंग 2 के अंदर से ले गए, लेकिन कनेक्ट तुमने किया है इसको रिंग 1 से, इसको रिंग 1 से कनेक्ट किया। और जो बी वाला वायर था उसको कहाँ लाए? तो बी वाला वायर यहाँ ला करके उसको कनेक्ट किया हमने रिंग 1 से, रिंग 2 से, R2 से कनेक्ट किया। अब R2 से एक ब्रश लगा हुआ है और R1 से एक ब्रश लगा हुआ है, B1 B2। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? जो करंट ए वाले में जाएगा वो R1 से हो करके और B1 से बाहर निकल जाएगा और यहाँ B2 से करंट अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो वर्किंग हो रही है। अब
अब हम कह रहे हैं कि जो ए से बी वाला तार आया वो R2 से कनेक्ट हो गया, रिंग 2 से कनेक्ट हो गया, और जो डी से वायर आया वो R1 से कनेक्ट हो गया। कुछ ऐसा हो गया, मान लो कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का दिमाग लगा दिया जाए कि ये सिचुएशन बन जाए। अब R1 से हमारा B1 अटैच है और R2 से हमारा B2 अटैच है, और करंट की डायरेक्शन देख लो जरा। करंट की डायरेक्शन जो AB में दिखाई जा रही है ना, ये A से B की तरफ, तो ये जो A से B की तरफ करंट है, ये फ्लो करने के लिए करंट ऐसे आएगा, यानी B2 में करंट एंटर करेगा, और C से D वाली जो करंट जा रही है वो D से R1 में होते हुए B1 से बाहर निकल के आएगी। आ रही बात समझ में इसको कि नहीं आ रही? देखो, पकड़ पा रहे लॉजिक? नहीं पकड़ पा रहे? बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो ब्रशेस में जो करंट है वो क्या, उसका डायरेक्शन बदला? ब्रश B1 में करंट की डायरेक्शन बदली? ब्रश B1 से तो करंट अभी भी बाहर आया, पहले बाद में भी बाहर आ रहा है। ब्रश B2 में करंट पहले गया है फिर गया है, तो ब्रशेस में तो करंट का डायरेक्शन बदला नहीं। और जो हमारा लोड होता है, लोड का मतलब जैसे मान लो आप एक बल्ब लगाते हो, तो बल्ब तो ब्रशेस के बीच में लगाएंगे ना यार, तो बल्ब में क्या डायरेक्शन बदल के जाएगा? मतलब जो भी चीज इससे लगाएंगे, जनरेटर है तो उससे कुछ ना कुछ तो आप लगाओगे। मान लो बल्ब लगाया, पंखा लगाया, तो आपके बल्ब में तो सेम डायरेक्शन में ही करंट जा रहा है। तो ये कौन सा जनरेटर हुआ? इसको डीसी जनरेटर कहेंगे या इसको एसी जनरेटर कह दें? सर डीसी। यही डीसी हुआ। यानी कि डीसी में क्या होता है कि कॉइल रोटेट करने के साथ साथ उनका जो कांटेक्ट वाली रिंग है, कांटेक्ट वाली रिंग वो बदल जाती है। मतलब ए बी हाफ टाइम के लिए R2 के कांटेक्ट में होगा और ए बी हाफ टाइम के लिए R1 के कांटेक्ट में चला जाएगा। और एसी जनरेटर में क्या होता है, देखो आपको यहीं पर डिफरेंस समझा दे रहे हैं। ये डीसी जनरेटर का कंसेप्ट था, और एसी जनरेटर को देखना चाहते हो तो एसी जनरेटर में क्या होता है, 180 डिग्री टर्न करने के बाद ए बी राइट साइड, सी डी लेफ्ट साइड। सिचुएशन वहां भी यही होगी। आप 180 डिग्री टर्न करके दिखाते हैं इसको कि 180 डिग्री के बाद एसी जनरेटर में क्या बनेगा, तो आफ्टर 180 डिग्री। लेकिन उसमें एक फर्क क्या आएगा बता देते हैं आपको। ये ए बी और ये था हमारा डीसी। उसमें होगा ये कि जो ए बी वाली तार आएगी ना, ए बी वाली वायर, ये अभी भी R1 से ही जुड़ा हुआ है, स्टिल R1 से अटैच है ये। और जो डी वाली वायर है ये अभी भी R2 से ही जुड़ा हुआ है। अपने रिंग्स को चेंज नहीं करते, ये अपने रिंग्स नहीं बदलते। तो ब्रश B1 R1 से अटैच है और ब्रश B2, अब इसको इधर दिखा दें, जगह नहीं है बट फिर भी आप समझ लेना। ब्रश B2 किस, यार दिक्कत हो जाएगी, इसको दूसरे साइड दिखा दे रहे, इधर दिखा दे रहे हैं कि ब्रश B2 जो है वो R2 से अटैच है, और करंट का डायरेक्शन बदल चुका है। 180 डिग्री पहले अगर करंट आपका B से A जा रहा था, तो 180 डिग्री के बाद करंट A से B होगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और वहां C to D करंट आ रहा है। तो जब A से B करंट जाएगा, यानी यहां पर करंट ऐसे जाएगा, यानी कि B1 में करंट एंटर करने लगा और B2 से करंट बाहर आने लगा। जबकि बिगिनिंग में क्या हुआ था, बिगिनिंग में B1 से बाहर आ रहा था करंट और B2 में एंटर कर रहा था। 180 डिग्री घूमने के बाद B1 में एंटर करने लगा और B2 से बाहर निकल रहा। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो इसको? यस सर। मतलब पहली दो फिगर्स जो हैं, ये इधर की दोनों फिगर्स अगर आप देखोगे तो ये एसी जनरेटर हो गया, और इधर वाली फिगर देखोगे तो ये डीसी जनरेटर हो गया। यानी दोनों का बेसिक डिफरेंस किस चीज का है? वर्किंग के। दोनों के वर्किंग का फंडामेंटल डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है आपको? कि हाफ रोटेशन के बाद दोनों में करंट की डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन डीसी वाले जनरेटर में हाफ रोटेशन के बाद जो कॉइल के कॉन्टैक्ट्स हैं, उन वो रिंग्स भी बदल गई। जो वायर पहले R1 के टच में था वो R2 के टच में हो गया, जो R2 के टच में था वो R1 के टच में चला गया।
और एसी जनरेटर में जो वायर जिस रिंग के कांटेक्ट में है जिंदगी भर उसी की कांटेक्ट में रहेगी। कोई क्वेरी हो तो अभी डिस्कस कर लो भाई आप। और ये जो चीज डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये कि करंट का डायरेक्शन बदला कैसे, ये बदला, इसके लिए तुमको वापस फिर से अगर ना समझ आया तो इसको फिर देख लेना। यहाँ से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई कॉइल रोटेट करेगी तो हाफ टाइम पर करंट की डायरेक्शन अलग हो जाएगी और हाफ टाइम पर करंट की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। और उसके पीछे का लॉजिक ये है, आधे टाइम फ्लक्स कम होता है और आधे टाइम फ्लक्स बढ़ता है। या तो ये रीजन दे दो, या फिर आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल वाला रीजन दे दो कि मोशन की डायरेक्शन बदल जाती है इसलिए ऐसा होता है। और इसी को आप स्लिप रिंग्स और कम्यूटेटर कहते हो। इसी को, ये जो फिगर यहाँ पर है, इस फिगर को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखो अगर आप, तो यहाँ पर क्या बन रहा है। अगर इस फिगर को थोड़ा सा और एनलार्ज करके देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो ए बी से तार आता है ना, वायर फ्रॉम ए बी, वो यहाँ जाता है, वो R1 को टच करता है। और R1 आधी रिंग है, आधी रिंग, और R2 भी आधी रिंग है, हाफ ऑफ रिंग है। आधे रोटेशन के बाद ये R2 वाली हाफ रिंग, R2 वाली हाफ रिंग जो है, R2 वाली हाफ रिंग ये दूसरे साइड चली जाएगी और R1 वाली हाफ रिंग इधर आएगी। नहीं आया समझ में क्या है ये चीज? समझ समझ गए गया सर। अब उसको कम्यूटेटर का नाम दो, चाहे नाम कुछ भी दो उसको, बट तुमको बेसिक बात यहां से समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली दोनों के वर्किंग में मेन डिफरेंस किस चीज का है। तो वो आप इस डायग्राम से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, जो यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाया तुम्हें। इस डायग्राम से ज्यादा बेटर तरीके से आप क्लियर कर सकते हो कि इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है एसी जनरेटर में और डीसी जनरेटर में। एक में रिंग्स की अदला बदली भी हो गई, करंट की तो अदला बदली हो ही गई, करंट का तो डायरेक्शन बदल ही गया, वो तो दोनों में बदल रहा है, एसी जनरेटर में भी डीसी जनरेटर में भी। एक में ब्रशेस और रिंग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहने वाले हैं, और एक में ब्रशेस और रिंग अपने साथ कांटेक्ट छोड़ने वाले हैं। अदला बदली, स्वैपिंग हो जानी है उनके बीच में। बस यही बेसिक डिफरेंस समझ जाओ तो वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर एंड वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर है। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। ओके, इसके बाद का टॉपिक आपका है बेसिकली ट्रांसफार्मर का, आई मीन ठीक है। तो अब ये क्या कंसेप्ट है ट्रांसफार्मर, तो इसमें ये लिखा हुआ है इट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वोल्टेज कम से ज्यादा से कम दोनों कर देते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन बच्चा बिल्कुल सही नंबर बोल ऑफ रहे हो। आपको ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझना पड़ेगा कि ये कौन सी बला है भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है क्या? कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? सर वो दो किसी एक का जैसे दोनों में करंट है ऐसा कुछ। म्यूचुअल, भाई म्यूचुअल किसको बोलते हो आप? ऐसे म्यूचुअल वर्ड तो बड़ा कॉमन वर्ड है यार। चलिए इसको हम लोग म्यूचुअली मिलकर काम कर लेते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन से कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो। तो ये म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या है? ऐसे सोचा करो ना टॉपिक स्क्वायर, व्हाट इज म्यूचुअल, व्हाट इज इंडक्शन, तो आपको कभी भी ये सब भूलोगे नहीं। आई मीन कंसेप्ट हमेशा के लिए याद रहेगी आपको। और एक्चुअली इंडक्शन दो तरीके के होते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पर इतना इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ पहले तो। इंडक्शन की दो कैटेगरीज है। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो एक कैटेगरी कहलाती है इसकी सेल्फ इंडक्शन और एक कहलाती है म्यूचुअल इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? तो सेल्फ इंडक्शन क्या कहता है देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लो हमारे घर में एक बल्ब है और उस बल्ब का रेजिस्टेंस मान लेते हैं 20 ओम का है, और हमारे घर में एक बैटरी है और वो बैटरी कुछ 100 वोल्ट की है मान लेते हैं, और हमारे घर में एक स्विच लगा हुआ है, तो उस स्विच से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हो, बैटरी ऑपरेटेड बल्ब है। तो जब हमारा स्विच ऑफ है तो कितना करंट बोलोगे आप? स्विच ऑफ होने पर कितना करंट होगा बताओ? करंट जो बल्ब में फ्लो करेगा वो कितना जाएगा? 0 0 ऑब्वियसली। और स्विच ऑन कर दे तो 5 एम्पीयर।
ओके, ये कैसे पता चला आपको 5 एम्पियर जाएगा? V is equal to IR. तो 100 वोल्ट की बैटरी और 20 ओम का रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ फॉलो कर लिया इन्होंने, V by R करके इन्होंने कहा कि 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये फिनोमिना इंस्टेंटेनियस होगा ऑन करते ही 5 एम्पियर? Yes sir. अच्छा, करंट ऑन करते ही 0 से 5 एम्पियर हो गई, ठीक? यही होता है सर, तुरंत लाइट आती है, तुरंत जैसे स्विच ऑन करते हैं। सुनो तो भाई, सुनो तो मेरी बात। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि आई का एक फॉर्मूला होता है NEAV करके। Yes sir. ओके, तो इसका मतलब जीरो करंट का मतलब V0, 5 एम्पियर करंट का मतलब V नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अचानक से वेलोसिटी आई, सडन वेलोसिटी आई। Yes sir. अब मैकेनिक्स कहती है एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो न्यूमरेटर तो नॉन जीरो हो गया ना, न्यूमरेटर तो नॉन जीरो हो गया ना, क्योंकि जीरो से नॉन जीरो हो गए। तो नॉन जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे तो ऊपर कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ये चीज तो तुरंत हुई है। तो डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम इंटरवल। आपने कहा कि ऑन करते ही हो जाता है, तो इसका मतलब 0 सेकंड्स में हो गया सब कुछ। कितना एक्सेलरेशन आएगा यार न्यूमरेटर में? इनफाइनाइट हो गया। तो इन्फिनिटी। अब एक्सेलरेशन होता है, बहुत तेज, बहुत तेज। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, न्यूटन लॉ। इसका मतलब आपने इनफाइनाइट फोर्स लगाया, और फोर्स क्या है? पुश और पुल कर दो। तो इनफाइनाइट पुश किया या इनफाइनाइट पुल किया, कैसे कर सकते हो बताओ मुझे अभी? ये क्या हो गया सर? ऐसा कौन बाहुबली है जो इनफाइनाइट फोर्स लगा देगा? सर वो डेल्टा टी होता होगा, बहुत छोटी वैल्यू होती है, जीरो नहीं होता होगा, बहुत छोटी भी नहीं value। होती है। कितनी छोटी? कितनी छोटी? नैनो सेकंड्स में कुछ। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो करंट 5 एम्पियर है, देखो करंट विल बिकम 5 एम्पियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट विल बिकम 5 एम्पियर बट विल टेक सम टाइम, विल टेक सम टाइम। सर हमें तो फील नहीं होता। वो इसलिए सर नहीं ये feel सम होता, टाइम कितना है? इसलिए हाँ फील सर, होता वही तो है, नैनो नैनो में ही होगा, मिली नैनो। ये मिली सेकेंड्स के आसपास होता है। छोटा। सुनो तो, छोटा नहीं। लेकिन ये क्यों हुआ? ओम्स को समझ में नहीं आया, ओम्स को ये बात समझ में नहीं आई कि मिली सेकेंड्स क्यों लगेंगे आने में, क्यों नहीं करंट तुरंत आता है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। नहीं, रेजिस्टेंस की वजह से नहीं यार, ये तो यहाँ पर फैराडेज ने कहा, इसी फिनोमिना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसमें कहते हो कि विच डिलेज द ग्रोथ ऑफ करंट, विच डिलेज द ग्रोथ ऑफ करंट। 5 एम्पियर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुरंत नहीं आएगा। 5 एम्पियर आएगा, तुरंत नहीं आएगा, कुछ समय बाद। नहीं प्रवीण, बिजली वाले डिले नहीं कर रहे, मतलब नैनो सेकंड्स, मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स के बाद आएगा 5 एम्पियर। यानी कि ये 0 से 5 एम्पियर अचानक से नहीं होता। देखो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर सडनली, सडन नहीं होता ये। 0 से 5 एम्पियर धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक से नहीं, अचानक से नहीं होगा। सर जितना लंबा वायर उतना ज्यादा टाइम हो जाएगा इस हिसाब से तो। नहीं नहीं, हाँ हाँ वो तो होगा। इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा दिलेगा हाँ जाने, जितना पास रखें उतना कम हो जाएगा टाइम। हाँ, सुनो तो पहले, अचानक 5 एम्पियर, अच्छा घर में अचानक से बिजली आ जाए ना आपके, तो सारे सारे जितनी डिवाइसेस आपके घर में लगी है ना, और अचानक से करंट कहीं आ जाए, तो एक तो झटका लगेगा, और सारी की सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तुम्हारे घर में लगी हैं, चाहे बल्ब, पंखा, एसी, कुछ भी लगा, वो सब के सब फूक जाएंगे। मतलब सर खत्म होता नहीं, अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए तो। जल जाओगे। मेरा कहने का पता ही नहीं था। सुनो मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, सिचुएशन को ऐसे समझो ना, 0 से 5 एम्पियर मैं कह रहा हूँ अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे, मतलब 0 से 0.1 एम्पियर होगा, 0.2 एम्पियर होगा,
धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 एम्पियर पहुंच जाएगा वो। तो करंट के इस धीरे धीरे बढ़ने के पीछे के रीजन को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब एक तरीके से ये काइंड ऑफ इनर्शिया है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। जैसे मैकेनिक्स में इनर्शिया पढ़ते हो कि कोई बॉडी अपने अंदर के स्टेट के चेंज को अपोज करती है, रेस्ट वाली बॉडी चाहती है कि हम रेस्ट पे रहें, चलती हुई बॉडी चाहती है कि हम चलते रहें। तो ऐसे ही सर्किट्स अपने अंदर आने वाले करंट को अपोज करते हैं। सर्किट्स अपने अंदर वो चाहते हैं कि अगर मेरे में 0 करंट है तो 0 रहे, तो जैसे ही तुम स्विच बंद करोगे तो ये 0 एम्पियर तो रहने वाले नहीं, तो करंट बढ़ेगी। इस चेंज को सर्किट बर्दाश्त नहीं करता और वो उसको लड़ाई करता है कि मुझे चेंजेस पसंद नहीं है। करंट की चेंज को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है लूप की, करंट की चेंज होने की। अच्छा एक बात, तो इनर्शिया क्या बोलते हो? इनर्शिया बॉडी के मोशन को अपोज करता है या मोशन में चेंज को अपोज करता है? सर मोशन में चेंज को अपोज करता है। चेंज को ना, मतलब अगर एक, हाँ, तो मोशन रहे उससे कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मोशन को बदलोगे अगर बार बार तो कहते हो कि ये प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है। ऐसे ही हम नेचुरल चीज है। हाँ, फंडामेंटल बात है, फंडामेंटल चीज है। ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं सर्किट्स में करंट 0 एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, 0 से बढ़ाओगे इससे दिक्कत है, हम इसको अपोज करेंगे। करंट 5 एम्पियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 एम्पियर से आप उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, हम इस चीज को अपोज करेंगे। और इस अपोज 5 से 0 लाने में तब भी टाइम लगेगा, होता है। सुनो मेरी बात, पहले आप सुनो, पहले स्टेटमेंट सुन लो वरना प्रॉब्लम आएगी। सेल्फ इंडक्टेंस आप कह सकते हो कि ये किसी भी लूप की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लूप टू अपोज किस चीज को? करंट को या करंट की चेंज को? करंट की चेंज को। चेंज इन करंट, राइट, टू अपोज द चेंज इन करंट। और रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस है। वही सर, वो करंट को अपोज करता है, ये चेंज इन करंट को अपोज करता है, यही फर्क होगा। राइट राइट। रेजिस्टेंस सिर्फ करंट को अपोज करता है। जैसे फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को अपोज करता है और इनर्शिया मोशन की चेंज को अपोज करता है। यस सर। तो रेजिस्टेंस फ्रिक्शन हो गया, वो करंट को अपोज कर रहा है। और ये दोनों चीजें फंडामेंटल है, दुनिया के हर सर्किट में है। दुनिया का कोई ऐसा सर्किट नहीं है जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, और दुनिया का ऐसा कोई सर्किट नहीं है जिसके अंदर इंडक्शन नहीं है, सेल्फ इंडक्शन नहीं है। सर एक बार अगर 5 एम्पीयर आ गया उसके बाद फिर सेल्फ इंडक्शन खत्म हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा, हाँ। मतलब जितने जब तक बढ़ाए तब तक रहता है ना वो? राइट, जब तक करंट, जब तक देखो वो करंट की ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को। मतलब एक तरीके से लोगों का काम नहीं होता है, किसी की ग्रोथ हो रही है तो बीच में जाकर के टांग अड़ा दो। दुनिया है ही सर ऐसी। तो ऐसी ही दुनिया है, तो ऐसा ही सेल्फ इंडक्टेंस भी है। उसको ग्रोथ नहीं पसंद है किसी चीज की, करंट की ग्रोथ उसको नहीं पसंद है। रेजिस्टेंस सर हमेशा रुकेगा 5 एम्पीयर को, कुछ ना कुछ। रेजिस्टेंस को तो करंट ही नहीं पसंद है। देखो एक होता है तुमको कोई इंसान पसंद नहीं, और एक है तुमको इंसान पसंद है लेकिन उसकी तरक्की पसंद नहीं। दोनों में फर्क नहीं है। यस। एक है तुम इंसान से नफरत कर रहे हो, और एक है तुम उस इंसान की ग्रोथ से नफरत कर रहे हो। इंसान तो अच्छा है लेकिन वो ग्रो कर रहा है, इस बात से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपका कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड तो अच्छा है वो, लेकिन वो फ्रेंड टेस्ट बाई टेस्ट अच्छा परफॉर्म करते जा रहा है, इससे आपको चिढ़ मच रही है क्योंकि उसकी वजह से आपको घर में डांट पड़ती है। मैं उसका एग्जांपल दिया जाता है घर में। दोनों में डिफरेंस समझो ना यार। कोई मतलब इंसान को नापसंद करना और इंसान की तरक्की को नापसंद करना, दोनों में फर्क है यार। तो रेजिस्टेंस को करंट ही नापसंद है और इंडक्टेंस को करंट तो पसंद है, करंट की ग्रोथ नहीं पसंद, लेकिन उसकी ग्रोथ भी नहीं पसंद है, उसका फॉल भी नहीं पसंद है। मतलब वो करंट का गिरना भी पसंद नहीं करता वो। गलत आदमी सर, इंडक्शन बड़ा गलत आदमी सर, से मिलेंगे नहीं। एक जैसा है, ना गिरने देगा ना उठने देगा। हाँ, और ये दुनिया के हर सर्किट में, फिर बोलना, ईच एंड एवरी सर्किट इन दिस यूनिवर्स, ईच एंड एवरी सर्किट हैव टू बेसिक प्रॉपर्टीज, वन इज रेजिस्टेंस, सेकंड इज इंडक्टेंस।
resistance is the property which always opposes the presence of current. Inductance, it like the presence of current but it opposes the growth or decline or decay of current. That is called induction. और इसी का दूसरा भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस, जुड़वा भाई जो है। तो मैं इसलिए डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं जा रहा था। मेरे को देखो जितनी देर मैंने आपको ये बात की ना उतनी देर में मैं ट्रांसफार्मर का टॉपिक खत्म कर देता है ही नहीं, कुछ एक ही पेज का टॉपिक है ये छोटा सा। बट मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पहले उसके पहले आप इंडक्टेंस को प्रॉपरली जाने। इंडक्टेंस को पढ़ने से पहले इसके बारे में सब कुछ जान लीजिए, नहीं तो फिर ये बीच में इतना परेशान करेगा ना, आपको ये नहीं पता चलेगा इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस बोल रहा है, इंडक्शन एक फिनोमिना है और इंडक्टेंस उस प्रॉपर्टी का नाम है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। बेसिक डिफरेंस समझ पाए? अगर आपको कहा जाए कि डिफरेंशिएट करो रेजिस्टेंस में और इंडक्टेंस में, तो रेजिस्टेंस अपोजेस करंट, इंडक्टेंस अपोजेस चेंज ऑफ करंट, ग्रोथ एंड डिक्लाइन करंट। यस राइट। इसीलिए अगर आप करंट देखो, मान लो बल्ब पूरी तरीके से 5 एम्पियर पे चल रहा है, अब स्विच ऑफ कर दो आप, तो वो 5 एम्पियर से फिर धीरे धीरे जीरो आएगा, 5 से अचानक जीरो नहीं आएगा। और यही रीजन होता है कि करंट, अगर करंट कहीं अचानक से जीरो आ गया, 5 एम्पियर से अचानक से जीरो हो गया स्विच ऑफ करते समय, तो वही चीजें स्पार्क के फॉर्म में दिखती है। क्योंकि अगर करंट अचानक से जीरो हुई तो वो स्विच के आसपास की एयर से फ्लो कर जाता है और एयर में स्पार्क्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। और कभी कभी स्विच ऑफ करते समय ये एक्सपीरियंस करोगे आप, और खास तौर पे अगर वेट हैंड से कर रहे हो फिर तो 100% करोगे। तो अगर जहां स्पार्क आ रहे हैं, मतलब जानते हो क्या है कि उन सर्किट का इंडक्टेंस कमजोर है। इंडक्टेंस कमजोर होने की वजह से करंट अचानक 5 से 0 हुई। जैसे करंट अचानक 0 से 5 एम्पियर बढ़ने पर आपको करंट का झटका लगता है, तो अचानक गिरने पर वो चीज स्पार्क के फॉर्म में आती है। क्लियर हुआ बात आपको दोनों बातें? यस सर। यस सर। तो इंडक्टेंस अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी है। क्या है बुरी है वे? तुमको बुरी स्पार्क है, अच्छी है। तुमको करंट के झटके से बचा रहा है, तुमको करंट के स्पार्क से बचा रहा है, और उसको बुरा क्यों कह रहे हो? कभी कभी सर स्पार्क आ भी जाता है ना सर, मुझे एक बार लगा है। नहीं, स्पार्क लगा है, करंट लगा है तुमको? स्पार्क कहाँ लगता है? करंट तो बहुत लग, करंट तो स्पार्क स्पार्क आ रहा है। स्पार्क लगा था भाई। स्पार्क झटका लगा सर, अंगूठा एकदम करंट लगता है ना सर, पूरा पैर एकदम उछल जाता है जमीन से, अर्थिंग ब्रेक करते हैं तब जाके कुछ सही होता है। चलो मैंने बच्चा, वैसे चलो अभी यहीं तक करेंगे, बाकी ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट क्लास में, और ये चैप्टर लगभग